हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे यूपीएचईएससी एडवर्टाइज 15 एग्ज़ाम पेपर ज्योग्राफी। तो ये जो 30 नवंबर को कंडक्ट कराया था यूपीएचईएससी ने, उस पेपर का जो फर्स्ट जीएस वाला पार्ट है वो इससे पहले वाले वीडियो में कराया जा चुका है। आज के इस वीडियो में आपको उसमें ज्योग्राफी का पेपर देखने को मिलेगा जिसमें 70 क्वेश्चंस हल कराए गए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। ये जो पेपर है ज्योग्राफी का, ये जो फाइनल आंसर की अभी जारी की गई उसके अनुसार ही इसके आंसर बताए गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है ज्योग्राफी का, अल नीलो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला प्रश्न है और इसका पहला पॉइंट है, अल नीलो एक ठंडी समुद्री धारा है। दूसरा है, यह दिसंबर माह में क्रिसमस के आसपास प्रशांत महासागर में पेरू तट पर प्रकट होती है। तो इसमें पहला जो है पॉइंट वो गलत है क्योंकि अल नीनो एक गर्म जलधारा होती है। दूसरा वाला सही है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पोटास में समृद्ध है लेकिन फास्फोरस की कमी पाई जाती है। तो इसमें आयोग ने सी ऑप्शन सही माना है, जलोढ़ मृदा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो इसमें खारदुंगला दर्रा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। और अगला प्रश्न है, संपूर्ण ग्लोब के लिए गोल प्रक्षेप में भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी बड़ी बनाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन बी 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई की रेखा के बराबर, ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सूची मिलान वाला है। तो इसमें खनिज दिए गए हैं और एक तरफ भारत के खदान क्षेत्र दिए गए हैं। तो तांबा, जैसा कि सभी लोग शुरुआत से पढ़ते आए होंगे, खेतड़ी प्राचीन काल से ही ये फेमस है। लौह खनिज वो बादाम पहाड़ी, जस्ता जाबर पहाड़ी और सोना हट्टी के में प्रसिद्ध है। ये खदान क्षेत्र हैं इसके। तो ए में तीसरा और बी में दूसरा, तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही है इसमें। अगला प्रश्न है, क्रिस्टालर के केंद्रीय स्थल सिद्धांत K7 पदानुक्रम का निर्धारण किस नियम के अनुसार होता है। तो ये K7 का जो पदानुक्रम है वो प्रशासन के लिए निर्धारित किया गया था क्रिस्टालर द्वारा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्णक्रम सुदूर संवेदन तकनीक में निर्वनीकरण का पता लगाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसमें आयोग ने ऑप्शन डी को बिल्कुल सही माना है, फाल्सर कलर कंपोजिट। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक द्विचरी सहसंबंध विधि नहीं है। तो इसमें द्विचरी सहसंबंध विधि कौन सी नहीं है। तो इसमें सी ऑप्शन, आंशिक सहसंबंध विधि द्विचरी सहसंबंध विधि नहीं है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वितरण में असमानता प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक उपयुक्त है। तो वितरण में असमानता, लॉरेंज वक्र बिल्कुल सटीक होता है असमानता को प्रदर्शित करने के लिए, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपग्रह निरीक्षण उपग्रह 3 EOS-3 जो एक सुदूर संवेदन उपग्रह है, कब प्रक्षेपित किया गया था। तो ये बिल्कुल करंट का क्वेश्चन पूछ लिया। ये ऑप्शन सी 12 अगस्त 2021 को ये प्रक्षेपित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 41वां प्रश्न है, ये कथन और कारण वाला। इसमें कथन है, सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना तंत्र दोनों ही स्थानिक महत्व के तत्वों के विश्लेषण से संबंधित हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है, सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना तंत्र GIS स्थानिक आंकड़ों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है और ये इसका कारण भी बता रहा है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसमें। और अगला प्रश्न देखते हैं, कार्टोग्राफी के निम्नलिखित विधियों में से किस में अंतर्वेशन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसमें सम्मान रेखा विधि, इसमें जो है कार्टोग्राफी में अंतर्वेशन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संभाव्य प्रतिचयन हेतु प्रतिचयन तकनीक का सही क्रम है। तो इसमें ऑप्शन बी देखिए, पहले देव होता है,
पहले दैव होता है, फिर स्त्रीकृत होता है, फिर क्रमबद्ध होता है और फिर गुच्छित है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी कथन और कारण वाला है। कथन है गतिमान बर्फ का वेग क्षेत्र की ढाल प्रवणता तथा हिमानी के बर्फ की मोटाई के साथ बढ़ता जाता है, तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला है कारण है बर्फ की कम गहराई घाटियों के भित्तियों और तली के नीचे घर्षण से वेग कम हो जाता है, तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही, लेकिन ए और बी में कोई भी संबंध दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ऑप्शन बी सही है इसमें। अगला मैचिंग वाला प्रश्न है। इसमें टेक्टोनिक प्लेट और एकदर उनकी अवस्थिति के बारे में दिया गया। तो नज़्का प्लेट आप जानते होंगे दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत प्लेटों के बीच में है, तो ए में दूसरा। और स्कॉटिया प्लेट पड़ता है दक्षिणी अमेरिका प्लेट के दक्षिण में, जहाँ पे फ्लोरिडा की धारा चलती है। और कोकोस प्लेट पड़ता है कैरेबियन और प्रशांत प्लेटों के बीच में। और जुआन डे फूका प्लेट पड़ती है प्रशांत और उत्तरी अमेरिका के प्लेटों के बीच में, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ए में दूसरा, बी में तीसरा, सी में पहला और डी में चौथा, तो ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नदी घाटियों के प्रारंभिक अनुवर्ती अफवाह की दिशा में प्रवाहित होती है, परंतु आगे निचले स्थलाकृति स्तर पर नए आधार स्तरों के संदर्भ में विकसित होती है। ऐसी घाटियों को क्या कहा जाता है? तो ऐसी घाटियों को नवानुवर्ती घाटियाँ कहा जाता है। और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला थोड़ा प्रश्न था, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया चट्टानों के पुनरावृत्तिक गीलेपन और सूखने के कारण होती है? तो इसमें स्केलिंग को आयोग ने बिल्कुल सही माना है, प्याजीकरण जिसके एक्सप्लोटेशन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है अंतर्जात बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पॉइंट ए है भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी आकस्मिक घटनाएं अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न होती हैं, तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही है, बट जो आयोग ने इसका आंसर सही माना है वो है डी। और दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, उत्संबन और असंबन तनाव बलों का द्वारा उत्पन्न होता है, तो ये बी वाला ऑप्शन गलत है। ये बलन जो है उत्संबलन और संबलन तनाव बलों के द्वारा नहीं, ये बल्कि जो बलन पड़ते हैं उनकी वजह से ये बनता है, तो यह ऑप्शन ए वाला सही होना चाहिए था, लेकिन आयोग ने इसको भी गलत मान लिया है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही इसमें माना आयोग ने, ना तो एक ना तो दो। तो आगे देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें नदी द्वारा अवनमन कुंड, नदी जब युवावस्था में होती है तो जब पर्वतों से नीचे उतरती है तो जलप्रपात का निर्माण करती है, और जब ये जलप्रपात जब नीचे जहाँ पे गिरता है वहाँ पे एक गड्ढानुमा बन जाता है, जब यही गड्ढा जब बड़ा हो जाता है तो उसे अवनमन कुंड कहा जाता है, तो ये नदी में अवनमन कुंड बिल्कुल सही है। हिमनद द्वारा टार्न बनती है, बिल्कुल सही है। पवन द्वारा बात छिद्र ये नहीं बनता है। बात छिद्र जो है वो समुद्री लहरों द्वारा, जब किसी कंदरा में समुद्री जल का जो जल भर जाता है और वो प्रेशर से ऊपर फटता है, ऊपर की तरफ निकलता है, तो वो एक मतलब उस चट्टान की छत को फाड़ के निकलता है, तो वही बात छिद्र बन जाता है, और उसमें जो हवा जब जाती है तो वो उसमें गोल गोल घूमती रहती है, इसलिए उसको बात छिद्र के नाम से पुकारा जाता है। तो ये समुद्री लहरों द्वारा निर्मित है, ना कि पवन द्वारा, तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और इसमें डी वाला है समुद्री लहरों द्वारा स्टेक बनते हैं, हाँ ये समुद्री लहरों द्वारा स्टेक बनते हैं, बिल्कुल सही है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें भी सुमेलित करने वाला है, तो इसमें देखते हैं डेल्टा के एक तरफ प्रकार है, दूसरा है उधर मतलब नदियों के नाम दिए गए हैं कि किस नदी में कैसा डेल्टा बने, तो
तो चापाकार डेल्टा ये नील नदी का डेल्टा है। ज्वारनद मैकेंजी नदी में बनता है। पंजाकार मिसिसिपी में बनता है। पर्यटक येलो नदी जो कि चाइना में बहती है उसका है डेल्टा। तो इसमें ऑप्शन ए में चौथा तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बी में तीसरा बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे वाला देखते हैं प्रश्न क्या है। इसमें भी सूची मिलान वाला, इसमें कोपेन की जलवायु का वर्गीकरण। तो BHW होता है उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु, और BSH का मतलब होता है स्टेपी जलवायु, तो उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु। और BWK का मतलब होता है मध्य अक्षांशीय शीत रेगिस्तानी जलवायु, और BSK का मतलब होता है स्टेपी जलवायु, तो मध्य अक्षांशीय शीत स्टेपी जलवायु। तो ये इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ए में दूसरा, तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बी में पहला, तो बी में पहला, ए में दूसरा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो स्थानीय हवा दिए गए उनके क्षेत्र, जोंडा अर्जेंटीना में बहती है, बिल्कुल सही है। लेवेंटर स्पेन में बहती है, बिल्कुल सही है। बिस न्यूजीलैंड में नहीं बहती है, तो ऑप्शन यही वाला सी वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं गलत वाला चुना था। और यामो जापान में बहती है, ये भी सही है, तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानसून की उत्पत्ति में तिब्बत के उच्च पठार के तापीय प्रभाव को निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण माना है? तो तापीय प्रभाव का जो तिब्बत के उच्च पठार के तापीय प्रभाव का जो सिद्धांत दिया है वो कोटेश्वर और फ्लोन ने दिया है, कोटेश्वर और फ्लोन ने दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की वर्षा यूरोप और उत्तरी अमेरिका के ज़्यादातर सर्दियों के दौरान होती है? तो उत्तरी अमेरिका में जो ज़्यादातर वर्षा होती है तो आप देखेंगे वो चक्रवाती वर्षा के रूप में होती है। तो उत्तरी अमेरिका में और उत्तरी यूरोप में जो ज़्यादातर वर्षा होती है वो चक्रवाती वर्षा के रूप में होती है, और पश्चिमी विक्षोभ वगैरह, तो ये सब चक्रवाती वर्षा के रूप में होती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में किस में न्यूनतम तापमान पाया जाता है? तो मेसोपोज जो परत होती है वायुमंडल की उसमें -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पाया जाता है, तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो इसमें एक तरफ उष्णकटिबंधीय चक्रवात और जिस देश में उसका नाम अलग अलग देशों में अलग अलग पुकारा जाता है तो वो हमें पहचानना है। तो टाइफून चाइना में बुलाया जाता है, बिली ऑस्ट्रेलिया में बुलाया जाता है, बैगियो फिलीपींस में बुलाया जाता है, ताइफो जापान में बुलाया जाता है। तो ए में चौथा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो बी में तीसरा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सुमेलित नहीं है? तो कैनारी की धारा उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बहती है। हाँ, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर कैनारी द्वीप है, वहीं पे कैनारी धारा बिल्कुल सही है। बेंगुएला की धारा, तो दक्षिणी अफ्रीका का पूर्वी तट, तो दक्षिणी अफ्रीका का पूर्वी तट पे ना बह के ये पश्चिमी तट पे बहती है, तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। फाकलैंड के दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर ये भी सही है। लेब्राडोर के न्यूफाउंडलैंड का तटीय भाग ये भी बिल्कुल सही है, तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रवाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें कथन ए कहता है, प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों और समुद्रों में पाए जाते हैं, जहां औसत वर्षा तापमान 20 डिग्री और 21 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि टेम्परेचर हमें प्रवाल की उत्पत्तियों के लिए यही चाहिए, 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला पॉइंट है, 30% और 34% के
बीच की समुद्री लवणता वाले प्रवाल क्षेत्र में वृद्धि और विकास के लिए आदर्श है? जी नहीं। ये जो 30% और 34% के बीच की समुद्री लवणता है, ये क्षेत्र प्रवालों के लिए बहुत अत्यधिक हो जाएगी लवणता, और यहाँ पे प्रवाल जीवित नहीं रह सकते। इसके लिए हमें 27% से 30% के बीच में हमें लवणता चाहिए होती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक वाला कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति महासागरों के सबसे अधिक क्षेत्रों में फैली हुई है? तो इसमें महासागरीय द्रोणी, मग्न तट वो भी सीमित है, ढाल वो तो उससे भी ज़्यादा सीमित है, पर्वतीय श्रेणी भी सीमित है, जबकि ज़्यादातर क्षेत्रों में हमें द्रोणियाँ ही देखने को मिलती हैं। ज़्यादातर परसेंट महासागरीय द्रोणियों का, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी समुद्री धारा है? तो इसमें एंटिलीज, ये एक गर्म जल धारा है। अगुलहास, ये भी एक गर्म जल धारा है। अलास्का की दो धाराएं बहती हैं। ये जब ऐसे करके अमेरिका का ये जो अलास्का वाला पार्ट है, यहाँ पे एक धारा चलती है नीचे से ऊपर की तरफ और एक धारा चलती है ऊपर से नीचे की तरफ। इन दोनों को अलास्का की धारा बोलते हैं। ऊपर से चलती है ये होती है ठंडी, ये होती है कोल्ड, जबकि नीचे की जो धारा होती है वो होती है हॉट या वार्म। तो अलास्का में दो टाइप की धाराएं होंगी, तो ये ऑप्शन तो हम चुन नहीं सकते, इसलिए अगला डी ऑप्शन जो आयोशीय धारा, इसको क्यूराइल की धारा भी कहा जाता है और क्यूराइल की धारा भी कहा जाता है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है क्योंकि ये ठंडी धारा है। अलास्का को वैसे हम चुन सकते थे अगर अलास्का की दो धाराएं ना होती, लेकिन ये बिल्कुल सही, अगर ये ऑप्शन में ना होता तब हम अलास्का को चुनते। तो ओ या CO या क्यूराइल की धारा बिल्कुल सही ऑप्शन है इसमें डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें एक तरफ निक्षेप दिए गए, महासागरीय निक्षेप, और दूसरी इसमें एक तरफ महासागरीय निक्षेप दिए गए, दूसरी तरफ उनके स्रोत दिए। तो उज क्या होता है? जैविक होता है, बिल्कुल सही है। लाल मिट्टी जैविक, इसमें आयोग ने ये सही मान लिया, जबकि लाल मिट्टी उससे होती है, ज्वालामुखी से निर्मित होती है, लेकिन आयोग ने इसमें इसको सही माना है। टेक्टाइट्स, ये ब्रह्मांडी, इसको सही माना। इसमें कीचड़ वाला ऑप्शन डी, ये ज्वालामुखी से निर्मित नहीं होता है, तो इसमें ऑप्शन डी वाला इसमें आयोग ने माना है, जबकि इसमें लाल मिट्टी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन आयोग ने डी ऑप्शन कीचड़ को ज्वालामुखी से मिलाने वाला ऑप्शन गलत है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कथन और कारण वाला। तो इसमें कथन है, उत्तरी गोलार्ध में महासागर दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक औसत तापमान दर्ज करता है। तो इसमें ऑप्शन ए तो सही है। उसके बाद अगला कारण देखते हैं, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में तापमान में भिन्नता दोनों गोलार्ध में भूमि और महासागर के वितरण के असमान के कारण। तो ये बिल्कुल सही, क्योंकि जो गोलार्ध में भूमि और महासागर का वितरण असमानता, इसीलिए उनके टेम्परेचर में भी भिन्नता है। तो ये कारण भी बता रहे, इसलिए ऑप्शन सही ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो टोंगा खाई दक्षिणी प्रशांत महासागर बिल्कुल सही। प्यूर्टो रिको अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर बिल्कुल सही। सुंडा खाई हिंद महासागर में बिल्कुल। मेरियाना खाई दक्षिणी प्रशांत सागर में ना होकर उत्तरी प्रशांत महासागर में, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, जेट स्ट्रीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन ए कहता है, गर्मी के मौसम में जेट स्ट्रीम की गति सर्दी के मौसम की गति से दोगुनी हो जाती है। जी नहीं, ये गर्मी के मौसम में दोगुनी ना होकर शीत ऋतु में ये दोगुनी होती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत हो गया, गर्मी के मौसम में जेट स्ट्रीम का विस्तार कम हो जाता है, ये ऑप्शन सही है। तो केवल दो ऑप्शन सही है, इसलिए केवल दो वाला बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत तार्किक प्रत्यक्षवाद के संबंध में सही नहीं है? तो तार्किक प्रत्यक्षवाद
के बारे में संबंधित नहीं है, वो है व्यवहारवाद। ऑप्शन डी बिल्कुल सही इसमें माना गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूगोल के में चिंतन फलक पैराडाइम की संकल्पना का प्रतिपादन। ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है और इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, कुहन, टी.एस. कुहन। और इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भूगोल के उत्तर आधुनिक काल के विकास में योगदान दिया है। तो इसमें आयोग ने जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही माना, एडवर्ड सोजा को इसमें सही माना है। अगला प्रश्न है, सूची मिलान करिए। तो इसमें पुस्तक दे रखी है, दूसरी तरफ उनके तो अर्णकुंड रिटर की है, ए में 4, जियोग्राफिया जनरलिस्ट बारेनियस की है, एंथ्रोपोजियोग्राफी रेडजर की है, कॉस्मोस हम्बोल्ट की है। तो 4 3 2 1 ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1969 में निम्नलिखित पत्रिकाओं में से किसके प्रकाशन के साथ भूगोल का प्रमुख चिंतन मानवता परक भूगोल हो गया। तो ये एंटीपोड पत्रिका बहुत ही फेमस है इसमें ज्योग्राफी में। और अगला प्रश्न है, विश्व निबंध एक्सप्लेनेशनिज्म इन ज्योग्राफी ए मेथोडोलॉजिकल एग्जामिनेशन किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये निबंध जो है वो सेफर के द्वारा लिखा गया है। इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूगोलवेत्ता पर्यावरण निश्चयवाद का समर्थक नहीं था। तो इसमें देखिए डेविस भी हैं शामिल, सेम्पुल भी शामिल है, हटिंगटन भी पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, जबकि निश्चयवाद ये जीन्स ब्रूस जो हैं वो निश्चयवाद से ना होकर वो संभववाद से जुड़े हुए हैं, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने नगर विकास की 7 अवस्थाओं को प्रस्तुत किया। ये हैं ग्रिफिथ टेलर, बिल्कुल सही ऑप्शन है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में स्मार्ट सिटी मिशन की स्थापना कब हुई। तो ये 2015 में हुई थी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, जीवन शैली के रूप में नगरीकरण की अवधारणा किसने विकसित की। तो लुईस वर्थ, जिसने सबसे पहले नगरीकरण की अवधारणा विकसित की थी। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के आकलन के अनुसार निम्नलिखित देशों में से किसने जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2015 से 20 में सर्वोच्च थी। तो इसमें ऑप्शन डी को आयोग ने बिल्कुल सही माना है, बहरीन, जबकि जो रियल में जो सही है ऑप्शन वो है ओमान में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर इसमें नोट की गई थी 2015 से 20 तक, लेकिन ऑप्शन डी जो बहरीन है ये आयोग ने माना है, तो इसलिए डी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखते हैं, खुदरा गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया गया है। तो ये रैली द्वारा किया गया, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित सूची मिलान कीजिए। तो इसमें भी सूची मिलान वाला है। तो संकल्पना एक तरफ दी गई, दूसरी तरफ उनके प्रदेश। तो नगर प्रदेश की संकल्पना जो है वो नगर प्रदेश की संकल्पना डिक्सन ने दी थी। नगर प्रदेश की संरचना जो है संकल्पना डिक्सन ने दी थी। अमलैंड दी थी आंद्रे एलेक्स ने, और पृष्ठ प्रदेश की दी थी पृष्ठ प्रदेश को दिया था ग्रीन ने, और नगरीय क्षेत्र को दिया था सेमिल्स ने। तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी वाला इसमें सही है, सारे मिल रहे हैं ऑप्शन एक दूसरे से। अगला प्रश्न है, शुष्क स्थल अधिवास एक ऐसे स्थान पर स्थित मानव अधिवास है जो, ऑप्शन सी, बाढ़ प्रवण क्षेत्र में बाढ़ उन्मुख ना हो। तो देखिए, जब किसी भी क्षेत्र में चारों तरफ जल भरा होता है या बाढ़ की स्थिति होती, वहाँ पे जो ऊंचे टीले के रूप में जो क्षेत्र छुटे रहते हैं जहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, उनको हम शुष्क स्थल अधिवास कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व के कृषि प्रदेशों के सीमांकन में डी यूटिलिटी 1936 द्वारा निम्नलिखित कारकों में से नहीं किया गया था। तो
तो इसमें देखिए ऑप्शन बी फसलों और पशुओं का से संबंध ये भी था, भूमि उपयोग की गहनता ये भी था, कृषि उत्पादित पदार्थों का उपयोग का निपटारा ये भी था, जबकि भू स्वामित्व और भूधृत बिल्कुल नहीं था, ये कारक उसमें सम्मिलित नहीं था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूची मिलान कीजिए। तो इसमें कृषि के प्रकार दिए हैं और किस देश में कौन सी प्रकार की कृषि प्रसिद्ध है। तो गहन कृषि निर्वाह जो है वो बांग्लादेश की कृषि का प्रकार है। वाणिज्य बागायती कृषि, तो ये वाणिज्य बागायती कृषि आइवरी कोस्ट बिल्कुल सही है। कॉफ़ी के लिए उत्पादन वाणिज्यिक डेयरी, ये नीदरलैंड में दूध उत्पादन बहुत होता है। और बाजारों उन्मुख बागायती कृषि जो है वो अर्जेंटीना, जो कि अनाज गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है बिल्कुल। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित विद्वानों में से किसने विश्व स्तर पर कृषि का प्रकारात्मक वर्गीकरण 1972 में प्रस्तुत किया। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, जे क्रोस्टोविकी इसमें सही है। अगला प्रश्न है 1967 में किसने उत्तर प्रदेश की कृषि क्षमता का 4 वर्गों में अभिधारण किया है। तो इसमें ऑप्शन सी एस भाटिया, इसमें ऑप्शन सी को आयोग ने सही माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो ग्रोजनी जो तेल क्षेत्र है वो रूस का है, बिल्कुल सही है। मीना अल अहमदी कुवैत का है, ये भी सही है। अल गहवर इराक का तेल क्षेत्र नहीं है, ये सऊदी का है, सऊदी अरब का है, ये सऊदी अरब का है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अहवा ईरान का है, ये सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्फ्रेड वेबर के उद्योगों के अवस्थितीकरण के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो अल्फ्रेड वेबर के अवस्थितीकरण के सिद्धांत में सही नहीं है, वो है एकत्रीकरण, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है इसमें। अगला प्रश्न है जेसी बीवर ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फसल संयोजन को मापने के लिए सबसे पहले सांख्यिकी तकनीक का प्रयोग किया। तो ऑप्शन सी मध्य पश्चिमी यूएसए, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सर्वप्रथम वैश्विक रणनीति दृष्टि मॉडल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक व्यू मॉडल प्रस्तुत किया। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, एटी महान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्पेंसर एवं थॉमसन द्वारा विश्व में प्रथम और द्वितीय क्रम के कितने सांस्कृतिक प्रखंड प्रस्तुत किए गए। तो इसमें स्पेंसर ने 11 दिए थे और थॉमस ने 50 दिए थे। तो 11 एवं 50 ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक HDI 2021 में भारत का कोटि रैंक विश्व में क्या है। तो इसमें 131वां है, बट ये जो आयोग ने इस क्वेश्चन को में स्टार बना दिया है, यानी इसको गलत मान लिया गया है। और इसमें केवल ये सन चेंज, ये 2015 के अनुसार 2019 के अनुसार है ये 131वां, जबकि इन्होंने 2021 के अनुसार इन्होंने मान लिया है। तो 131वां जो है इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही था, लेकिन अब इसको गलत मान लिया गया है, इस प्रश्न को गलत माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं शक्ति संरचनाओं, पर्यावरण और आर्थिक असमानताओं के बीच संबंध को कहा जाता है। तो जहाँ पे पर्यावरण और शक्ति संरचनाओं और आर्थिक असमानताओं की बात आए तो वहाँ पे राजनीतिक परिस्थिति उसे माना जाता है, ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रजाति एक मान्य जैविक संकल्पना है या आनुवांशिक नस्ल जननिक लक्षण और उपजाति द्वारा संगठित एक समूह है या मान्य सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा नहीं है। यह कथन किसने दिया। तो यह कथन क्रोवर ने दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित अरबी विद्वानों में से किसने टॉलमी के आधार पुस्तक में सुधार किया। तो
तो अल इदरीसी एक अरबी विद्वान हुए हैं, उन्होंने टॉलमी की पुस्तक में सुधार किया है और अल इदरीसी ने एक चांदी की प्लेट पे विश्व का मानचित्र बनाया था। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के मात्रात्मक वितरण मानचित्र की सहायता से किसने भारत के नियोजित प्रदेशों का सीमांकन किया है? तो इसमें S.L. भट्ट एवं B.S.L. प्रकाश राव बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय प्रदेश का उदाहरण है? तो इसमें केंद्रीय प्रदेश का उदाहरण यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, स्थान लोक एवं कार्य। तो स्थान लोक एवं कार्य एक तो पैट्रिक गॉडिस ने दिया है, एक लापला ने दिया है। तो स्थान लोक के कार्य ये पैट्रिक गॉडिस ने दिया, जबकि स्थान लोक और परिवार वाला वो लापला ने दिया है। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।